यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कभी कभी, क्या बोलो। अभी शेड्यूल्ड था, लाइव क्लास चल भी रहा था, अपने आप बता रहा है कि 4 घंटा हो चुका है तो शेड्यूल लास्ट हो जाएगा। अभी 4 घंटा हुआ भी नहीं है और वो लास्ट। तो चलते चलते क्लास कभी कभी बहुत आस पास, मतलब दूर तो है, जुड़े हुए हैं, लेकिन कभी कभी टेक्नोलॉजी का दिक्कत होता है। तो खैर चलिए ठीक है। हम लोग ये बोल रहे थे कि स्टुअर्ट पिगट, मार्टिमर हिलर और स्टुअर्ट पिगट की बात को अगर देखें तो उनके द्वारा ये कहा गया कि पूरी हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना प्रणाली थी, वो पूरी नगर योजना प्रणाली जो है वो एक रूप था, मतलब कि एक समान पूरा बनाया गया था। और ये कहा जाता है कि इसकी संचालन और बनावट जो थी, संचालन और बनावट, संचालन और बनावट के बारे में कहा गया। बनावट एक रूप, असाधारण बनावट में असाधारण प्रकार की एक रूपता देखी गई है, एक रूपता देखी गई है। ठीक है। तो ये कहा गया, वीडियो क्वालिटी ठीक है, लाइट कट गई है, लाइट ऑफ हो गई है, इसके वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, अभी हो सकता है 2 4 5 मिनट में आ जाए। ज्यादा लाइट कटती नहीं है, लेकिन कभी कभार कट जाती है, उसके वजह से थोड़ा सा फेस करना पड़ता है। और एक व्यवस्था सोचा भी था कि अल्टरनेट व्यवस्था करूं, लेकिन अल्टरनेट व्यवस्था करने के लिए बहुत भारी भरकम जो है वो जरूरत है, तो उसके वजह से थोड़ी सी है, लेकिन फिर भी देखता हूँ। अब अगर लाइट सिस्टम ठीक हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर वो व्यवस्था तो करना ही पड़ेगा। तो अभी थोड़ी देर के लिए है, फिर लाइट आ जाएगी, अपने आप सब चीज ठीक हो जाएगा, सिस्टमेटिकली हो जाता है। ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा कि मैं बता रहा था कि कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता, जो पूरी हड़प्पा सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता में ये कहा गया मॉर्टिमर हिलर और स्टुअर्ट पिगाट के द्वारा कि संचालन और बनावट की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें इसमें असाधारण एक रूपता देखी गई है। ठीक है। क्यों? अब अगर हड़प्पा में देखा जाए कि हड़प्पा में क्या एक रूपता मिला है और मोहनजोदड़ो में क्या एक रूपता मिला है, अगर इन दोनों की बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में कहा जाता है। हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू भाई। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि ये जो कहा गया हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में कहा गया कि अगर एकरूपता देखी जाए तो क्या एकरूपता ऐसा मिलता है। आप लोग को पढ़ाया हूं, आप लोग में से कोई बता सकते हैं कि क्या दोनों में समांतर मिलता है, क्या एकरूपता है। इन दोनों की जो नगर प्रणाली है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, चूंकि पढ़ा चुका हूं उसमें, तो आपको यहाँ पे हमें लगता है कि कुछ ध्यान आ रहा होगा। आप लोग में से कोई बता सकते हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ठीक है मनोरमा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए हम लोग आप लोग पे बर्डन वगैरह नहीं डालना चाहते हैं, 10,000 20,000 40,000 50,000 रुपया फी लेकर के। ठीक है। तो जितना कम से कम में मैनेज हो सकता है उतना हम लोग प्रयास करते हैं। तो बेटर है कि अभी हम लोग का पूरा पूरी सिस्टम तो ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत कमी है, वो जरूर कमी होगी, दूरी। ठीक है। तो थोड़ा धैर्य रखें। हाँ, नूपुर बोल रहे हैं उच्च नगर और निम्न नगर में डिवाइड हुआ। अब देखिए लाइट आ गई, आपको बोले अब क्या, लाइट पूरी आ गई। अब इसमें क्या कर सकते हैं, मिनट 2 मिनट के लिए ये लाइट कैसे आ रही है। अच्छा, इसके भविष्य क्या। एक मिनट।
ये तो ठीक चल रहा था, फिर क्या हो गया? अच्छा ठीक है, चलिए। चौड़ी सड़क, जल निकासी प्रणाली में समानता और चौड़ी सड़क उच्च नगर और निम्न नगर में, ठीक है, डिवाइडेड था, उच्च नगर और निम्न नगर में डिवाइडेड था। तो अगर उच्च नगर और निम्न नगर में डिवाइडेड था तो ये बोली जाए तो बात सही है। तो ये कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो सिमिलरिटी मिलती है, वो सिमिलरिटी आपका कहा जाता है कि यहाँ पे जो है पश्चिम में एक नगर बना हुआ था और पूर्व में जो है एक नगर बना हुआ था, ठीक है। तो पश्चिम में कहीं ना कहीं जो बना हुआ था वो दुर्ग था, और ये आवासीय नगर, निम्न जो है आवासीय नगर, आवासीय नगर, ठीक है। तो दो रूप में, तो ये दो, पूरी हड़प्पा में भी यही प्रणाली मिलती है और मोहनजोदड़ो में भी यही प्रणाली मिलती है कि पूरी बस्ती को दो पार्ट में बांटा गया था। तो पूरी नगर जो था, हड़प्पा का जो पूरा नगर था कि जो सामान्य लोग रहते थे, तो जो सामान्य लोग रहते थे वो आवासीय नगर में निम्न निचला इलाका जो कहा जाता है इसको, पूर्व में वेस्ट और ईस्ट, ये रख लीजिए, ठीक है। तो ये कहा गया कि पूरी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों में समानता ये मिलता है कि दोनों जगह पे पूरी नगर को दो भागों में डिवाइड किया गया था, एक दुर्ग में और दूसरा आवासीय नगर में। अब इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि ये जो पूरा दुर्ग था, इस पूरे मतलब पूरा जो नगर था, इस पूरे नगर में कहा गया कि ईंटों से जो है वो चारों ओर से जो है वो दीवार से घेर दिया गया था, ठीक है। तो पूरा कहा जाता है कि इसको सुरक्षित रखने का भी प्रयास किया गया था। तो सेम चीज जो है वो हड़प्पा में भी मिलता है यही व्यवस्था, और मोहनजोदड़ो में भी यही व्यवस्था पूरा मिलता है। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, तीन ऐसा है, एक कालीबंगा कहा गया, हाँ कालीबंगा। तो हड़प्पा एक, दूसरा मोहनजोदड़ो, सॉरी मोहनजोदड़ो एक, दूसरा हड़प्पा और तीसरा कालीबंगा। तो ये जो तीनों इलाका है, इन तीनों इलाका के बारे में कहा गया कि अगर इन तीनों इलाका को देखें और इसमें समानता की बात करें तो समानता यही है कि इन तीनों की जो नगर प्रणाली थी, नगर था, उस नगर को दो भागों में बांटा गया था, एक दुर्ग में और दूसरा आवासीय नगर में। और दुर्ग में जो कहा गया कि दुर्ग में ज्यादातर जो किले होते थे, एक किला बनाया गया था, किला के साथ साथ जो स्नानागार हैं, बड़े बड़े भवन जो थे, तो बड़े बड़े भवन जो है वो ज्यादातर दुर्ग में मिलता है देखने को। तो दुर्ग में जो है बड़े बड़े भवन देखने को मिलता है, तो इसलिए कहा जाता है कि दुर्ग एक ऐसा इलाका पूरे नगर का था जिसमें ज्यादातर संभावना है कि यहाँ शासक वर्ग के लोग रहते होंगे, ठीक है, जो शासन सत्ता या पूरा चलाते होंगे वो आपके दुर्ग में रहते थे। और दूसरे नगर में जो सामान्य जन आपके आवासीय नगर में रहते थे। तो यही फर्क बताया गया कि दोनों में अगर देखा जाए तो मोहनजोदड़ो हो, हड़प्पा हो और कालीबंगा से पूरा सुरक्षित भी किया गया था। साथ में एक रूपता नजर आता है, एक और नजर आता है कि अगर पूरी हड़प्पा सभ्यता को देखेंगे तो जो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, कालीबंगा, तो इसमें कहा गया कि जो नगर योजना है, क्या हुआ, स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है, क्या दिक्कत हो गया? अभी तक तो ठीक चल रहा था लेकिन अभी तो
फिर प्रॉब्लम हो रही है, 1 मिनट रुकिए। यही होती है ना, एक सिस्टम पूरा बना हुआ है, सिस्टम के तहत थोड़ा इधर उधर भी होता है ना तो बहुत दिक्कत होता है। पता नहीं क्या हुआ है इसको। अभी तक तो बड़ा अच्छा चल रहा था। यहाँ से तो क्लियर है, आप लोग को पता नहीं कैसे लग रहा है ये। अभी तक ठीक चल रहा था, पता नहीं गड़बड़ हुआ। खैर आज बार थोड़ा सा क्लास कर लीजिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी, फिर पूरा का पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। तो अभी बार थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए। अब कल ही हो पाएगा, अभी करूंगा तो फिर पूरा सिस्टम इधर उधर हो जाएगा। फिर आपकी जो क्लास चल रही है, हमें लगता है कि और भी लोग को, सारे लोग को प्रॉब्लम हो रही है क्या? थोड़ी सी प्रॉब्लम है यार, स्क्रीन का वो हिल रहा होगा। अभी तक तो ठीक चल रहा था, पता नहीं कैसे हुआ। अभी सिस्टम, फिर पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, तो पूरे सिस्टम पूरा क्लास इधर उधर हो जाएगा। तो अभी बार क्लास कर लीजिए, अब देखता हूँ, कल देखता हूँ। बीच बीच में सही चलता है, बीच बीच में गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, क्या बोले। तो खैर ये बता रहा था कि कहीं ना कहीं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा, ये तीनों के बीच में एक समानता बताई गई है। वो समानता है कि कहीं ना कहीं पूरे नगर को जो है वो कहा जाता है कि दो भागों में तो बांटा ही गया था। इसके साथ साथ जो ग्रिड प्रणाली आपको बताया था कि कैसे एक दूसरे को ये पूरा भागों में बांटती थी, काटती थी, एक सड़क दूसरे सड़क को। तो चौड़ी सड़क आप लोगों में से किन्हीं ने बताया था, चौड़ी सड़क। तो ये चौड़ी सड़क भी जो है ये मिलती, ठीक है, और एक दूसरे को समकोण में काटती है। और यही सड़कें जो जाल पद्धति पूरा बना हुआ था, ये पूरा पूरी ब्लॉक का निर्माण करता है। ये देख रहे हैं 4 ब्लॉक बन रहा है, तो ये 4 ब्लॉक का पूरा पूरी निर्माण करता है। तो ये पूरा पूरी सिस्टमेटिकली अगर नहीं बनाया गया होता तो फिर कैसे हम कह सकते थे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा तीनों एक रूप में। और अगर इससे भी ये पता चल रहा है कि ये पूरा जो ब्लॉक सिस्टम बना हुआ है, तो ये कहा जाता है अगर हवाई जहाज से देखा जाए पूरी नगर को, तो कहा जाता है कि एक चेस बोर्ड जो है, चेस बोर्ड, चेस बोर्ड की भांति नजर आता है। तो ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा शहर जो है, पूरा नगर जो है, वो चेस बोर्ड की भांति कहा जाता है कि चेस बोर्ड की भांति नजर आता है। कैसे? तो कहीं ना कहीं ये पूरा पूरी जाल जो कहा जाता है कि ग्रिड सिस्टम, तो ग्रिड सिस्टम पे बसा हुआ होने के कारण ही नजर आता है, क्योंकि एक सड़क दूसरे सड़क को काट रही है, और काटते हुए पूरा पूरी ब्लॉक बाय ब्लॉक भी जो है वो पूरा पूरी अलग कर रहा है। तो ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा, इन तीनों नगरों की बात की जाए तो तीनों नगरों में एक समानता ये मिलती है कि कहीं ना कहीं दो भाग में पूरी नगर को तो बांटा ही गया है। सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पे काटती है, और जैसे ही समकोण पे काटती है तो नगर को ब्लॉक बाय ब्लॉक में बांट के
एक चेस बोर्ड की तरह नजर आता है। ठीक है, इसमें साथ में ये भी कहा गया, जो अगर प्रणाली हम देखें कि इसमें जो आपकी पूरी पूरी निकासी प्रणाली, तो निकासी प्रणाली के बारे में भी बताया गया कि मोहनजोदड़ो हो, हड़प्पा हो या कालीबंगा हो, तीनों में बहुत ही शानदार निकासी प्रणाली बताई गई है। क्यों? क्योंकि जो पूरा घर होता था, उस घर को एक मतलब एक गली से जुड़ा हुआ था, मेन रोड, और उस गली में जो है, गली की जो नाली थी, छोटी नाली, वो बड़ी नाली जो सड़क, मुख्य सड़क होती थी, मुख्य सड़क के किनारे भी बहुत सारे, मुख्य सड़क के किनारे भी नाली, बड़ी बड़ी नालियां होती थी। तो छोटी नालियां जो गली की नालियां हैं, वो मुख्य नाली में मिल करके वो पूरा पूरी एक बड़ी नाली में चला जाता था। तो पूरा पूरी सिस्टमेटिकली बनाया हुआ था। साथ में ये भी बताया गया है कि मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा को या कालीबंगा के घर को अगर देखा जाए, तो ये अगर किसी का घर है, मकान बना हुआ है, तो ये कहा गया कि हर घर में कहीं ना कहीं एक स्नानागार और आंगन हुआ करता था। ठीक है, तो आंगन के बारे में कहा गया कि हर घर में, हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो या कालीबंगा, इन तीनों के हर घर में जो भी व्यक्ति मतलब रहते थे, वहां पे कहा गया कि कम से कम जो है वो कमरे तो बनाए गए थे, चार चार कमरे, किसी में 5 कमरे, किसी में 3 कमरे, तो 4 कमरे ज्यादातर मिलते हैं। तो ये ऐसे एक प्रकार से बनाया गया, इसमें आपको एक स्नानागार और दूसरा आंगन का सिस्टम वो भी बनाया गया था। ठीक है, साथ में ये भी कहा जाता है कि पानी के लिए कुआं ज्यादातर होता ही होता था। तो जैसे ही आधुनिक, जो कहा जाता है कि आधुनिक प्रणाली से जैसे हम लोग घर बनाते हैं, तो उस आधुनिक प्रणाली में जो घर बनाते हैं आधुनिक सिस्टम से, तो उसमें भी हम बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं कि रूम हो, रूम के साथ साथ अगर बरामदा हो या आंगन हो, तो वो होता है भारतीय पद्धति में। आपको पता होता ही है कि ज्यादातर जो घर होती है, गांव वगैरह में आप जाएंगे अभी भी, तो कई घर ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको बीच में आंगन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आंगन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। आंगन के साथ साथ कहा जाता है कि स्नानागार एक जो है, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में जो भी मिला है, तो हर घर में एक स्नानागार और एक कुआं होता था, ज्यादातर घर में। ठीक है, तो ये पूरी पूरी व्यवस्था थी, और यहीं से एक आपका स्नानागार है, तो नली निकल गया, छोटी सी नली घर से निकली और मुख्य सड़क में जाकर के आपका मिल जाता था। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पूरा सिस्टमेटिकली वे में बनाया गया था। तो इसी वजह से कहा जाता है, इसी वजह से कहा जाता है, इसी वजह से कहा जाता है कि कहीं ना कहीं हम अगर हड़प्पा सभ्यता में देखें, तो इतनी जो व्यवस्थित रूप में हर चीज मिल रहा है, तो अगर इतनी व्यवस्थित रूप में मिल रहा है, तो इसका मतलब यही है कि कहीं न कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन को चलाने के लिए कोई प्रशासनिक वर्ग या शासक वर्ग जरूर रहा होगा। तो इससे ये जो दुर्ग था, तो दुर्ग में रहने वाले बड़े बड़े जो घर वगैरह मिले हैं, और स्नानागार, अन्नागार और प्रशासनिक हॉल वगैरह जो मिला है, तो उसके वजह से ये ज्यादातर कहा गया कि कहीं ना कहीं दुर्ग में शासक वर्ग या प्रशासनिक भवन वो वहां करता था, और प्रशासन और शासक जो है वहीं रहा करता था, और वही पूरी सभ्यता को पूरी चलाता था। ठीक है, तो मार्टिमर हिलर और स्टुअर्ट पिगार्ट का ये क्लियर कहना है कि कहीं ना कहीं पूरी जो हड़प्पा सभ्यता की जो नगर प्रणाली थी, उन नगरों में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा तीनों में देखा जाए, तो तीनों में एक रूपता, और अन्य नगर है उसमें भी एक रूपता देखने को मिलती है। हालांकि कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जो हर समय एकरूपता को नहीं दिखाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो ज्यादातर जो है, वो हड़प्पा सभ्यता की जो प्रणाली है, उसी प्रणाली के तहत वो भी संचालित होते थे, वो भी अपने आप को बनाया। तो इसमें एक कहा जाता है कि अगर सिंध के कोट दीजी और आमरी, इन दोनों में अगर देखा जाए, तो जैसे आपको मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, कालीबंगा में, तीनों में ये समानता मिलता है कि 2 दुर्ग हैं, एक दुर्ग है और दूसरा आवासीय शहर है। लेकिन आपका पश्चिम में बसा हुआ
सिंध में कहा जाता है कि आमरी और कोट दीजी, ये दो ऐसे स्थान थे जहां पे आपको दो भागों में विभाजन नहीं दिखता, दो भागों में विभाजन नहीं दिखता। तो ये हो गया आपका पश्चिम में बसा सिंध में, सिंध में बसा आमरी और कोट दीजी, कोट दीजी और आमरी। कोट दीजी और आमरी, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि अगर हम कोट दीजी और आमरी को देखें तो ये पूरा कोट दीजी और आमरी है अगर दो जगह, तो जैसे हमने इसमें बताया आपको कि दुर्ग और आवासीय नगर, यहां पे दुर्ग और आवासीय नगर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। तो कोटदीजी और आमरी दो ऐसे स्थान हैं जिसके लिए कहा गया कि यहाँ पे कोई ऐसा विभाजन जो है, जैसे यहाँ विभाजन दिख रहा है दो नगर में, तो यहाँ पे विभाजन देखने को नहीं मिलता, ठीक है। और पूरी जो कोटदीजी है और आमरी है, एक सुरक्षा के दृष्टि से जो दीवार होती है उस दीवार से घेर दिया गया था, और पूरी बस्ती जो है एक रूप में था, ठीक है। इसमें कोई विभाजन आपको देखने को मिलता नहीं। इसी में एक और जो है, एक और आपका है, एक और देखिएगा आप, लोथल। तो गुजरात में जो लोथल है, लोथल भी जो है आपको वो भी कहीं ना कहीं अलग मिलता है थोड़ा। तो लोथल में भी जो कहा गया है कि अगर ये लोथल है तो लोथल में भी जो तो विभाजन होना चाहिए था दुर्ग में और आवासीय नगर में, यहां भी सिंध कोटदीजी और आमरी की तरह लोथल में भी आपको कोई विभाजन देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो यहां भी कहा गया कि ईंट से जो है वो बना करके चारों ओर से घेर दिया गया था, और घेर करके पूरा जो है वो किला जो है, एक किला बंद था लोथल, और ये लोथल किला बंद था, इसमें कोई भेद नहीं था। इसको जो है उसमें कोई जो है पूर्व में या पश्चिम में एक किला हो और नगर हो, ऐसा कोई विभाजन नहीं था। पूरी लोथल नगर जो है एक रूप में बसा हुआ था, ठीक है। इसी में कहा जाता है कि ये पूरा जो लोथल शहर है, इसी के पूर्व भाग में, ये पूर्व भाग में यहाँ पे है आपको ये जो देखने को मिलता है, वो आपका डॉकयार्ड देखने को मिलता है। तो एक कुंड टाइप का मिला है, लेकिन उसको जो पुरातत्ववेत्ता या आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ज्यादातर कहते हैं कि जो लोथल का पूरा जो शहर है उसके पूर्व में जो एक कुंड मिला है, वो कुंड जो है वो बंदरगाह है, बंदरगाह। तो बंदरगाह के रूप में इसको बताया गया, ठीक है। तो लोथल को कहीं ना कहीं आप लोथल, कोटदीजी और आमरी, इन दोनों में देखेंगे तो समानता आपको मिलेगा कि इसमें कोई विभाजन नहीं। जबकि आपको मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा, इन तीनों में क्या मिल रहा है, विभाजन मिल रहा है। एक इधर आपका दुर्ग और दूसरा आवासीय शहर। हाँ, एक बात है कि इनकी जो प्रणाली है या अभी रोड वगैरह की, वो भी ऐसा ही पूरा बना हुआ है जैसे इसमें है। पूरी संपूर्ण एक रास्ते, एक सड़क दूसरे सड़क को काटती है, वैसे ही यहाँ भी है। तो हर जगह ये चीजें देखने को मिलती है, ठीक है, कि एक सड़क दूसरे सड़क को काट रही संपूर्ण, और पूरी पूरी जो है ये ब्लॉक जो है वो ब्लॉक बाय ब्लॉक ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको लोथल में भी ब्लॉक बाय ब्लॉक जो है वो बढ़ता है। तो हर जगह पे, चाहे मोहनजोदड़ो हो, हड़प्पा हो, कालीबंगा हो, कोटदीजी हो, आमरी हो या लोथल हो, सब जगह पे सड़कों की जो प्रणाली बनाई गई थी वो एक समान थी। साथ में जल निकासी की जो प्रणाली थी, वो निकासी की प्रणाली में भी लगभग
लगभग वही समानता देखने को मिलता है जो आपको मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा में जो मिलता है वो इसमें भी मिलता है। सुरकोटड़ा को कहीं ना कहीं आपको जो है वो थोड़ा सा जो है इन दोनों से अलग माना जाता है, और सुरकोटड़ा को कहा गया कि गुजरात में लोथल भी है, गुजरात में सुरकोटड़ा भी है। तो सुरकोटड़ा तो दिख रहा होगा आप लोग को। तो सुरकोटड़ा के बारे में कहा गया कि सुरकोटड़ा अगर देखा जाए तो सुरकोटड़ा में जो है वो भी बस्ती जो है, ये बस्ती पूरी जो है ये बड़ी बस्ती है, इसको भी कहीं ना कहीं दो पार्ट में बांटा गया था। ठीक है, तो एक जो है लोथल, आपको लोथल में कोई विभाजन नहीं है, कोटदीजी में भी कोई विभाजन नहीं है, आमरी में भी कोई विभाजन नहीं है, लेकिन सुरकोटड़ा ऐसा है जिसमें दो विभाजन, एक आपका दुर्ग है और दूसरा आपका निचला शहर, निचला जो बस्ती, जो आवासीय बस्ती हो गई। तो सुरकोटड़ा में ये देखी जाती है, और सुरकोटड़ा में भी ये आपको कहीं ना कहीं ये किले बंद है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जितने भी स्थान आप हड़प्पा के देखेंगे तो उसमें ज्यादातर जो है वो समानता मिलती है। इसी वजह से आपको कहा जाता है कि आपके जो मॉर्टिमर हीलर हैं और पिगॉट हैं, स्टुअर्ट पिगॉट, ये दोनों कहते हैं कि पूरी हड़प्पा सभ्यता को अगर देखी जाए तो पूरी हड़प्पा सभ्यता में जितने भी नगर थे उन सारे नगरों में कुछ ना कुछ एकरूपता देखने को ज्यादातर मिलता है। उसी एकरूपता की वजह से कहा गया कि कहीं ना कहीं ये पूरी ऊपर से अगर हवाई जहाज से पूरे नगर को देखा जाए तो वो चेस बोर्ड के रूप में एक नजर आता है। तो एक तो त्रिभुजाकार भी है, दूसरा चेस बोर्ड के रूप में भी इसको देखा गया है। इसमें साथ साथ तुलना किया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर थे, इन नगरों में अगर देखा जाए तो ज्यादातर जो नगर थे उन नगरों में जो ईंट का इस्तेमाल हुआ वो ज्यादातर पकी हुई ईंट का इस्तेमाल हुआ। लेकिन इसके जो समकालीन सभ्यता थी, मिस्र था और जो मेसोपोटामिया था, तो मिस्र और मेसोपोटामिया के बारे में ये मैं हटा दे रहा हूं, थोड़ा सा तुलनात्मक पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हड़प्पा पूरा का पूरा, और हड़प्पा के समकालीन जो है ये कहा जाता है कि इधर का इलाका आपको मिलेगा। तो इसमें मिस्र है और मेसोपोटामिया, दूसरा मेसोपोटामिया। ठीक है, मिस्र और मेसोपोटामिया, तो इन दोनों के बारे में कहा गया कि मिस्र और मेसोपोटामिया को अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता और मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों जो है, तीनों जो है वो कहीं ना कहीं समकालीन था, कंटेम्पररी था। तो मिस्र की सभ्यता जिस टाइम में थी उसी टाइम में आपको हड़प्पा भी, मोहनजोदड़ो भी थी। तो ये कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो मेसोपोटामिया और मिस्र के बारे में, तो मिस्र और मेसोपोटामिया के बारे में यही कहा जाता है कि अगर हम हड़प्पा से तुलना करें कि वाकई में हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने जिस प्रणाली को अपनाया था वो क्या उसी प्रणाली पे क्या मिस्र की जो सभ्यताएं थी और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी क्या उससे हड़प्पा सभ्यता प्रभावित? तो कुछ जगह पे ऐसा मिलता है कि मिस्र की जो सभ्यता थी उसी से कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसा, फॉरेनर्स जो है वो बोलते हैं कि मिस्र की या मेसोपोटामिया का इन्फ्लुएंस जो है वो हड़प्पा सभ्यता पे पड़ा, और हड़प्पा सभ्यता जो है जैसे मिस्र में और मेसोपोटामिया में शहरों का डेवलपमेंट हुआ था
वैसे ही यहाँ भी हुआ। लेकिन सवाल फिर उठा कि ये बताइए कि आपने जो कह दिया है, तो यह मिस्र में अगर देखा जाए तो मिस्र में जो ईंट वगैरह इस्तेमाल किया गया है वो कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, और जबकि आप हड़प्पा में देखेंगे तो पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। पकी ईंटों का प्रयोग, पकी ईंटों का प्रयोग, ठीक है। तो पकी हुई ईंटों और कच्ची ईंटों में बहुत बड़ा अंतर है। तो मिस्र के लोग जो है वो कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया। इन्होंने क्या किया कि जो सूर्य की धूप है, तो धूप में जो है, धूप में ईंटों को पकाते थे, धूप में ईंटों को पकाते थे। जबकि ये जो है हड़प्पा वाले जो है वो भट्ठी में, कहा जाता है कि आग की भट्ठी बनाते थे और आग की भट्ठी में एक पकाते थे। तो इनकी ईंट भी जो है वो लाल होती थी और मजबूत भी होती थी। तो इन दोनों में कोई तुलना, मतलब जो है ये कहा गया कि इससे प्रभावित तो हड़प्पा सभ्यता को, लेकिन नकार दिया गया है कि ऐसा नहीं है। क्योंकि मिस्र में जो अपने आप में देखा जाए तो कहीं ना कहीं मोहनजोदड़ो या हड़प्पा से ये ज्यादा पिछड़ा नजर आता है। मिस्र, तो मिस्र में आप देखिएगा तो मिस्र में कहा जाता है कि कच्ची ईंटों का इस्तेमाल हुआ। और जब वो घर बनाते थे तो इनका जो घर है वो ज्यादातर वन फ्लोर वाले, ठीक है। और ये ऐसा घर है कि अगर कच्ची ईंटों से बनाई गई है तो अगर बारिश वगैरह हुई तो इसमें ज्यादातर संभावना है कि वो ढह सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे अगर हड़प्पा सभ्यता को सीख लिया जाए तो मुश्किल लगता है। तो इसी वजह से बहुत सारे हिस्टोरियन जो हैं इसकी बात को खारिज कर देते हैं, और खारिज करने के बाद कहते हैं कि मिस्र से कई गुना ज्यादा जो है वो हड़प्पा सभ्यता डेवलप था। और डेवलप होने के पीछे का प्रमाण ये है कि यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता में एक तो पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, दूसरी जो पूरी नगर व्यवस्था है वो पूरी की पूरी जो ग्रिड पद्धति है उस पे बनाई गई है, और बहुत ही प्लान्ड वे में पूरा बनाया गया है। क्योंकि पूरा दुर्ग है, पूरा जो बस्ती है उसको एक नगर, सड़क सड़क जो है वो सड़क के माध्यम से पूरा समकोण में बांट रहा है, और समकोण में काट करके ब्लॉक बाय ब्लॉक डिवाइड कर रहा है। और पूरी की पूरी प्रणाली जो इनका घर वगैरह है, तो अगर हड़प्पा सभ्यता में घर वगैरह भी देखें तो एक तल्ला ना होकर के 3 स्टोरेज तक मिला है, 3 तल्ला तक मिला है, 3 तल्ला तक मिला है, 3 तल्ला तक मकान मिला है। सोच के देखिए। तो कहीं ना कहीं ये हड़प्पा वाले कुछ ज्यादा ही विकसित होंगे तभी तो। आप मेसोपोटामिया की बात देखें तो मेसोपोटामिया में कही गई कि पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन बहुत कम ईंटों का इस्तेमाल किया गया, बहुत कम पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। जितने अधिक पैमाना पे आपको हड़प्पा सभ्यता में हर जगह पे, चाहे उनको स्नानागार बनाना हो, अन्नागार बनाना हो, या फिर कहा जाए तो फिर वो बड़ी बड़ी जो सभागार बनाना हो, या उनका खुद का जो कहा जाता है मकान, तो मकान बनाना हो उसमें भी ईंट का प्रयोग, पक्की ईंटों का प्रयोग। और जो कुआं है, तो कुआं बनाने में भी कहीं ना कहीं ज्यादातर हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने एक प्रकार से जो कहा जाता है कि पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया। हालांकि हड़प्पा सभ्यता में भी ये बात देखने को मिलती है कि ज्यादातर जो ये दुर्ग बना था, तो ये दुर्ग जो है वो चबूतरे पर बना हुआ था। तो ऐसे मान के चलिए अगर दुर्ग बना रहा है तो दुर्ग के लिए पहले जो है वो कहा जाता है कि चबूतरे का निर्माण किया जाता था। तो चबूतरे में भी ये देखा गया कि चबूतरा किस प्रकार से बनाया गया, तो ये ज्यादातर जो कच्ची ईंटें होती थी, तो कच्ची ईंटों का चबूतरा ज्यादातर बनाया गया। तो हड़प्पा सभ्यता में भी कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में भी कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बहुत कम इस्तेमाल किया गया, ज्यादातर जो है वो पक्की ईंटों का ही इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो ये है आपकी पूरी की पूरी नगर योजना प्रणाली इसकी। और आपको जो है मैंने बताया कि कैसे आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, इन तीनों में एक रुकता दिखता है। और आमरी कोट दीजी और आपका लोथल, इन तीनों में भी कहीं ना कहीं एक रुकता है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों दो भाग में जो बटा हुआ था, ये 3 इलाके 2 भागों में नहीं बटे हुए थे।
जबकि आपको मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा जो है वो दो भागों में बटा हुआ मिलता है। फिर भी फिर भी उनकी अगर कोट विजी आमरी और आपको लोथल, इन तीनों की अगर पूरी की पूरी सड़क व्यवस्था और जल निकासी प्रणाली देखा जाए तो वो दोनों जो है वो समानांतर नजर आता है। ठीक है। अब मिस्र से तुलना करना, तो मिस्र से कहीं ना कहीं वो ज्यादा उन्नत अवस्था में आपको हड़प्पा की जो सभ्यता है वो नजर आती है। क्यों? क्योंकि इनकी जो बिल्डिंग्स वगैरह है पूरी बनाई गई है वो पक्की ईंटों का इस्तेमाल करके बनाया गया, और 3 स्टोरेज बिल्डिंग तक, और पूरी की पूरी सिस्टमेटिक वे में, पूरी प्लान्ड वे में पूरी बस्ती को बसाई गई थी। जबकि मिस्र का आप देखेंगे तो मिस्र का जो है वो ज्यादातर धूप में ईंटों को पका करके एक प्रकार से इस्तेमाल करते थे, और 1 फ्लोर बिल्डिंग ज्यादातर आपको देखने को मिलता है। साथ में इनकी जो प्रणाली है, नगर प्रणाली, वो इतना विकसित नहीं है जितना आपको हड़प्पा सभ्यता विकसित था। तो मिस्र में तो इसके लिए तुलना तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं तुलनात्मक रूप में देखा जाए तो जैसे जिस टाइम में हड़प्पा था उसी टाइम में मिस्र था और मेसोपोटामिया था। लेकिन इन दोनों सभ्यताओं से कहीं ना कहीं हड़प्पा जो है वो काफी आगे बढ़ा हुआ था। ठीक है। इसमें ये भी देखा जाता है कि कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता में जो है वो ज्यादातर जो इस्तेमाल हुआ है, वस्तुएं जो इस्तेमाल हुई है, जो बनाई गई है, वो कांसे की बनाई गई, कांसे की वस्तुएं बनाई गई। तो कांसे की अगर वस्तुएं बनाई गई है तो कांसे बनाने के लिए आखिर कहाँ से पूरा का पूरा वो तांबा और टीन मिला करके ही कांसा बनाया जाता है। तो ये लोग लाते कहाँ से थे? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कहा गया कि एक तो राजस्थान के खेतड़ी अंचल, एक राजस्थान के कांस्य युगीन, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन कहा गया, युगीन कहा गया। ठीक है। अब कांस्य युगीन कहा गया तो इसमें कांस्य युगीन में कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो बहुत अच्छे से जानते थे अपना जो शिल्पकारी वगैरह, बर्तन कई बार मिला है इनका, इनके द्वारा जो औजार बनाई गई वो कांसे की मिली। हालांकि इस टाइम में हड़प्पा सभ्यता में भी कहा गया कि बहुत सारे औजार ऐसे हैं, कुछ औजार जो है वो कहीं न कहीं आपको पत्थर के भी मिले हैं, और पत्थर के साथ साथ आपको तांबे का भी मिला है। चूंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग आपके ताम्र पाषाणिक और नव पाषाणिक से भी गुजरते हैं, तो उसी की वजह से कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में भी जो औजार मिला है वो कहीं ना कहीं पत्थर के साथ साथ और आपका तांबे का भी मिला है। लेकिन मुख्य भूमिका किसी की है तो वो कांस्य की हुई, कांसे की। तो इसमें कहा गया तांबा और टीन, तांबा प्लस टीन, टीन, ये दोनों को मिश्रण करने के बाद ही आपका कांस्य बनता है। ठीक है। तो कांसा बनता है तो कांसे के बारे में कहा गया कि आखिर ये तांबा लाते कहाँ से थे? तांबा अगर है तो तांबा कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के लोग लाते कहाँ से होंगे? तो ये कहा गया कि राजस्थान, पहला स्थान राजस्थान, राजस्थान के खेतड़ी से, दिख रहा है, खेतड़ी से, राजस्थान के खेतड़ी से तांबा मिल जाता था। और दूसरा जो है वो बलूचिस्तान से बताया गया, दूसरा जो है वो बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान से। ठीक है। तो बलूचिस्तान से भी तांबा लाया जाता था। तो एक आपका राजस्थान के खेतड़ी से तांबा और दूसरा बलूचिस्तान से। ठीक है, क्लियर है। अब टीन का जो कहा गया कि टीन कहाँ से मंगवाते थे, तो टीन के लिए कहा गया है कि ये लोग जो है अफगानिस्तान से लाते थे, अफगानिस्तान से।
अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से टीन लाते थे, ठीक है। तो टीन के बारे में आपका अफगानिस्तान से कहा गया। क्लियर है। तो अफगानिस्तान से ये लाते थे। अब बताइए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग रहते थे भारत में, और अफगानिस्तान से कहीं ना कहीं उस टाइम में जो है वो अफगानिस्तान से टीन मंगा करके पूरा पूरी का टीन और तांबा मंगा, टीन मंगा करके और तांबा मंगा करके ये पूरा कांसे का इस्तेमाल कर रहा है। तो इसी वजह से हड़प्पा सभ्यता के लोगों को ये कहा गया कि जैसा कि मॉर्टिमर हिलर और स्टुअर्ट पिगार्ड, ये दोनों इस बात को कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का अगर नेचर देखा जाए कि वाकई में वो किस कृषि प्रधान थे या व्यापारिक वर्ग के रूप में नजर आते थे। तो ये ज्यादातर कहा गया इन्हीं वजह से कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो ज्यादा तड़क भड़क का इस्तेमाल नहीं करते थे, ज्यादा कलाकृतियों पे ध्यान नहीं देते थे, बल्कि ये सामान जैसे व्यापारी रहता है, वो व्यापारी रूप में इसको नाम दिया कि ज्यादातर हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो व्यापार का कार्य करते थे, व्यापारिक के रूप में एक प्रकार से उनको बताइए। जी राम ओझा जी, बताइए, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है। चैट में बोल दीजिए, चैट में राम ओझा जी, चैट में बता दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि किस प्रकार से तांबा और टीन जो है वो मिला करके अफगानिस्तान से मंगाते थे, और अफगानिस्तान से और बलूचिस्तान से मंगा करके पूरा जो है वो पूरा कांसे की जो है वो कांसे की औजार और कांसे की वस्तुएं बनाते थे। इसमें अगर अनुपात देखा जाए तो अनुपात के रूप में कहा गया कि टीन और तांबा का जो है 1:9, 1:9। तो वन आपका, हटा देता हूं थोड़ा, 1 रेशियो किसका? टीन का। और 9 रेशियो जो है किसका? तांबे का। तांबा, ठीक है। ये सामान्य अनुपात है, सामान्य अनुपात है जो आज भी चलता है, ठीक है। सामान्य अनुपात है 1:9 का। तो 1 है आपका, हाँ बताइए। तो 1 है आपका कहीं ना कहीं टीन, ठीक है, ठीक है, ओके। इधर आवाज नहीं आ रही थी, इधर अगर सुनाई देता तो जरूर आपको बोलता, मौका देता बोलने का, लेकिन इधर आवाज सुनाई नहीं दे रही है। इधर आपकी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चैट में लिख दीजिए, अगर आपको कुछ लिखना हो तो चैट में लिख दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि आप सोच के देखिए कि अगर हड़प्पा सभ्यता के लोगों को अगर तकनीकी दक्षता नहीं होगी, तो ये जो सामान्य अनुपात में कहा जा रहा है कि टीन और तांबे को मिला करके वो कांसे का निर्माण जो है वो कांसे का निर्माण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बात तो ये पता चलता है कि उनकी कौशल जो कुशलता है उसके बारे में भी कहीं ना कहीं पता चल रहा है। अब हड़प्पा के लोगों ने जो अनुपात अपनाया था, तो हड़प्पा के लोगों ने जो अनुपात अपनाया था उसमें आप देखिए फर्क ये है, हड़प्पा के लोगों ने टीन का अनुपात ठीक रखा, सेम रखा, और तांबे का क्या किया कि 9 के जगह पे उन्होंने 11 किया था। तो टीन 11 1 और तांबा 11। तो ये हड़प्पा के लोगों ने जो पूरा अनुपात अपनाया था
और इसी अनुपात मिला करके वो कांसा बनाते थे, कांस्य बनाते थे। ठीक है। तो हड़प्पा के लोग जो है वो जब कांस्य बनाए तो वो कहीं ना कहीं 3:1 और 11 जो है वो तांबे का रखा था। जबकि आज सामान्य जो देखा जाए तो 1 और 9। तो दोनों में हालांकि थोड़ा बहुत अंतर मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं कांसे का जो है वो निर्माण अंततः हो ही जाता है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग एक तो व्यापारिक प्रधान थे, और व्यापारिक प्रधान होने के साथ साथ कहीं ना कहीं कुशल कारीगर भी उनको कहा गया है। कुशल कारीगर भी उनको कहा गया है कि कहीं ना कहीं ये जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग वो कुशल कारीगर भी थे, क्योंकि इसी के टाइम में हड़प्पा के लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं आपको कांस्ययुगीन का वर्क तो मिलता ही है, स्वर्ण का, उसके साथ साथ चांदी का, और जो कहा जाता है शिल्पीकार के रूप में जो मनके वगैरह बनाने का। तो ये सॉरी, ये पूरा काम जो है वो कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा किया जाता था। तो इसी वजह से कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है व्यापारिक, उनके अगर कार्य की दृष्टि से देखा जाए तो ज्यादातर वो व्यापारिक नजर आते हैं, वो कोई कृषक के रूप में नहीं नजर आते हैं, व्यापारिक रूप में। और दूसरा जो कुशल कारीगर कहा जाता है वो कुशल कारीगर के रूप में। अब यहीं तक कुशल कारीगर सीमित नहीं है, बल्कि जो दुर्ग में ज्यादातर मोहनजोदड़ो में जो आपको मोहनजोदड़ो में जो आपको बड़े बड़े भवन मिला है, अगर वो भवन मिला है और भवन के साथ साथ कही जाती है कि महाश्रवणागार मिला है और सभा हॉल मिला है, तो इससे क्या पता चलता है? तो इससे पता चलता है कि उनकी जो कहीं ना कहीं स्थापत्य, जो पूरा पूरी जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाने की क्षमता थी, वो भी कहीं ना कहीं बेटर होगी। तो उसमें माहिर होंगे। तो राजगीर की जो राजगीर वर्ग है, तो राजगीरी वर्ग जो है उसमें भी कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के लोग आगे थे। क्यों? क्योंकि दुर्ग में एक तो दुर्ग बनाई गई थी चबूतरा पे, और दुर्ग जो बनाया गया था चबूतरा पे उसमें कहा जाता है कि बड़े बड़े जो स्नानागार हैं, तो बड़े बड़े स्नानागार में आप देखेंगे कि कैसे उसको एक एक ईंटे से जो है पूरा पूरी बनाया गया। तो आप लोग को पहले दिखाया भी था, दिखा चुका हूं, तो हमें लगता है कि अब दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने जो था वो पहले आपको दिखा भी दिया है। तो उसमें आपको मैंने बताया भी था कि पूरा पूरी जो स्नानागार बना हुआ है वो कैसे पूरी ईंट से बनी हुई है, और चारों ओर से पूरा जो है वो रूम्स वगैरह, तो चेंजिंग के लिए, कपड़े चेंजिंग वगैरह के लिए जो पूरा रूम जो है वो ब्लॉक बाय ब्लॉक पूरा रूम जो है वो बना हुआ था। ठीक है, आप लोग को दिखाया भी था पिक्चर, तो ये आप लोगों ने देखा भी होगा। तो ये कहा गया कि कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वो कारीगरी में भी, कहीं ना कहीं मकान वगैरह बनाने में भी वो काफी आगे थे। तो इसी वजह से दुर्ग में जो भी किले मिली है, जो भी ज्यादातर जो भवन मिली है, वो कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके से निर्माण किया गया। तो इसी वजह से उनकी कारीगरी भी दिखती है। ठीक है। अब इसमें आप देखिएगा तो कहा जाता है कि शिल्प के बारे में, तो शिल्प की विशिष्टता तो हो ही गई, जल निकासी हो ही गया, माप तौल के लिए भी कहा गया है कि अगर इनमें कहा जाए कि माप तौल, तो द्वि प्रणाली का ये लोग इस्तेमाल करते थे। माप तौल में भी इनका देखिएगा आप, तो जैसे अनुपात है तो वैसे अनुपातिक रूप में भी उनका मिला। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग हर दृष्टि से आपको कहीं ना कहीं, अगर कांस्ययुगीन कहा गया है और नगरीय कहा गया है, तो जो नगरीय और कांस्ययुगीन की जो पूरी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो पूरी की पूरी सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता में हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है। तो इसमें कहा गया कि तौल की, अगर माप तौल की बात करें, माप तौल की बात करें तो माप तौल में भी कहीं ना कहीं कहा गया 1, 2,
4 8 64। तो ये कुछ दिख रहा होगा आपको। इसमें आप लोग में से कोई बता सकता है कि क्या आपको कुछ अलग दिख रहा है, कुछ गुणांक कुछ दिख रहा है, कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है, अनुपात वगैरह? इसमें एक और है 16 64, 16 64 160 320 640। ये माप तौल की पूरी व्यवस्था है। हाँ नुपुर बताइए। नुपुर, इसमें लगता है कि कुछ आवाज की व्यवस्था नहीं है, इसलिए आवाज आप लोग की नहीं आ पा रही है। चैट में बता दीजिए, कल से देखता हूँ। चैट में बता दीजिए। हाँ, क्या गायत्री क्या दिखता है बताइए। स्क्वायर रूट दिखता है। ठीक है, तो कम से कम ये तो दिख रहा है। तो आप कहीं ना कहीं इनको अच्छी खासी ज्ञान होगी, अच्छी खासी नॉलेज होगी, तभी तो 16 चौको 64 दिख रहा है। 160 2 × 2 16 × 2 3 × 320 320 × 2। तो दो का अनुपात आपको हर जगह पे आपको 16 दूना 32 32 दूना 64, 2 और 4 का अनुपात कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा। स्क्वायर रूट। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं माप तौल की व्यवस्था में भी कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो माप तौल में भी कहीं ना कहीं बहुत अधिक प्रवीण थे। और ये माप तौल की व्यवस्था और मोहरों की व्यवस्था देख करके ही जो है वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कहा जाता है कि अगर माप तौल की व्यवस्था और प्रणाली इतनी अधिक विकसित थी, तो इसका मतलब जो है वो ज्यादातर व्यापारिक वर्ग ही जो है वो पूरी हड़प्पा सभ्यता में रहते होंगे, तभी इतनी व्यवस्था आपको दिख रही है। तो एक तो कहीं ना कहीं आपको व्यापार जो है बंदरगाह वगैरह, उससे भी इनकी व्यापारिकता के बारे में पता चलता है। साथ में आपको मैंने मिस्र और मेसोपोटामिया में भी बताया था कि भारत से जो है एक प्रकार से हड़प्पा से बहुत सारी वस्तुएं जाती थी, और वो जाकर के उसको जो है वो लोग वहां पे भी बेचते थे। तो मुहर वगैरह भी बहुत सारा ऐसा मिला है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मिस्र और मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता, इन दोनों के बीच में जो है व्यापारिक संबंध भी देखा गया है। और माप तौल की व्यवस्था, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपको जो कहा जाता है कि बंदरगाह वगैरह और बलूचिस्तान मकरान तट वो भी है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो उसी के वजह से ज्यादातर हिस्टोरियन ने हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कृषि प्रधान न कह करके उनको व्यापारिक प्रधान के रूप में बताया। ठीक है। तो व्यापारिक प्रधान किस लिए, क्योंकि ज्यादातर जो व्यापार वगैरह करते थे, तो उसका कई बार जो है वो प्रमाण भी जो है हम लोग को दिख रहा है। ठीक है। तो उसी वजह से अब माप तौल में आप देखिएगा तो मोहनजोदड़ो से कहा जाता है कि सीप का बना हुआ पैमाना मिला है। तो कई जगह से ऐसे पैमाने वगैरह भी मिले हैं। तो ये कहा गया मोहनजोदड़ो से, शीप का पैमाना, शीप का पैमाना काली बंगाल से भी मिला है। सॉरी।
कालीबंगा से कालीबंगा से पक्की मिट्टी का पैमाना। पक्की मिट्टी का पैमाना मिला है, ठीक है, कालीबंगा से। इसके बाद हड़प्पा से, नीचे दिख रहा है आप लोग को, हड़प्पा से क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हड़प्पा से ये कहा गया कि हड़प्पा से तांबे का बना पैमाना मिला है। तांबे का पैमाना, तांबे का पैमाना, ठीक है। और है आपका चौथा सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा से एंटी मनी का एक छड़ का पैमाना। एंटी मनी का छड़ का पैमाना, ठीक है। तो सुरकोटड़ा से, ठीक है, तो सुरकोटड़ा से एंटी मनी के छड़ का पैमाना भी जो है, तो आप देख सकते हैं कि 4 जगह से अभी तक बताया कि आपको लोथल से भी मिला है। लोथल से भी बड़ा, मतलब जो है वो थोड़ा अलग मिला है। लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है। हाथी दांत का पैमाना मिला है। लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है, ठीक है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से सीप का पैमाना मिला है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस पे पैमाना पे सिर्फ क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि कई बार मोहनजोदड़ो दे देगा और सामने दे देगा हाथी दांत का पैमाना, और कालीबंगा दे देगा और कालीबंगा से कहेगा एंटी मनी का छड़ का पैमाना, ठीक है। हड़प्पा, हड़प्पा दे दिया और हड़प्पा के सामने कह देगा कि पक्की मिट्टी का पैमाना। तो आपको कई बार मिलान करने के लिए दे देगा, तो एक ही जगह पे पैमाना इसलिए लिखवा दिया हूं क्योंकि अलग अलग जगह से अलग अलग जो कहा जाता है, अलग अलग प्रकार के जो है वो शेप पैमाना मिला है, तो अलग अलग वस्तु से बनाई गई पैमाना मिला है। तो इसमें मोहनजोदड़ो से आपका शीप का पैमाना मिला है, ठीक है। कालीबंगा से जो पकी हुई मिट्टी का है, पकी मिट्टी का पैमाना मिला है। हड़प्पा से तांबे का पैमाना मिला है। तो बस ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में आता है। सुरकोटड़ा से एंटी मनी का पैमाना मिला है। और लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोथल वाला पूछा जा चुका है। तो हाथी दांत का पैमाना मिला है लोथल से, ठीक है। तो इतने पैमाने। और बाट के बारे में कहा जाता है कि जो बाट बना हुआ था, वो जो बटखारा जो होता है, जो तौलने वाली बटखारे होती है, तो तौलने वाली बटखारे को कहा गया कि ये जो है गुना होता था। सोलह का गुना वाला
कहा गया 16,320, 16 के 320, 640, 640 ऐसे करके पूरा पूरी जो बाट कहा जाता है वो बाट पूरा बनाया गया था। तो बाट का कहा गया कि बाट अगर किससे बनाया गया है, तो जो पत्थर के, एक मिनट, तो बाट के बारे में कहा गया कि चकमक पत्थर, चकमक पत्थर, चकमक पत्थर, बाट जो है वो बनाया गया था, वो चकमक पत्थर से बनाया गया था। चूना पत्थर, चूना पत्थर और सेल खड़ी, सेल खड़ी, सेल खड़ी से बनाया गया था। तीसरा सेल खड़ी से, सेल खड़ी से बनाया गया था। ठीक है, सेल खड़ी एक पत्थर है। तो कई बार पूछ दिया जाता है कि बाट वगैरह जो है वो किससे बनाया गया है। चकमक पत्थर, चूना पत्थर और सेल खड़ी। सेल खड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें बाट के बारे में आपने पढ़ लिया, पैमाना के बारे में पढ़ लिया। मुहर के बारे में कहा जाता है, मुहर और मृण मूर्तियां जो टेरिकोटा या फिग्रीन होता है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाना पर हड़प्पा सभ्यता में मिला है, पूरी हड़प्पा सभ्यता में। तो हड़प्पा सभ्यता में मुहर के बारे में कहा गया, मुहर आपको पढ़ाया हूं कि मुहर में जो 1853 में जो मुहर मिला था, मुहर, ये कहा जाता है कि सर्वोत्तम कलाकृतियां में कुछ आता है तो वो है आपका मुहर। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम कृतियों में कुछ माना जाता है तो वो मुहर को माना गया है। तो मुहर में भी कहा जाता है कि अभी तक जो है लगभग 200, लगभग 200 मुहर प्राप्त हुआ है, 200 मुहरें प्राप्त हुई है। लगभग 200 मुहरें जो कही जाती है वो हड़प्पा सभ्यता से मिला है। अब ये 200 मुहरों में आप देखिएगा तो जो मुहर बनाया गया है उसमें किस किन किन वस्तुओं को मतलब, क्या आपको मैंने पहले भी बताया है ना कि मुहर पे क्या क्या छाप मिलता है, कुछ ऐसा आपको बताया हूं। आप लोग में से कोई बताइए किस चीज का चित्रण या अंकन मिलता है मुहर पे। कोई बता सकते हैं? जल्दी बताइए। मुहर जो बना हुआ था, हाँ, वृषभ, और वृषभ के अलावा और आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं क्या डाकयार आवाज नहीं आ रही। डाकयार वगैरह। यहाँ पे आवाज का ऑप्शन ही नहीं। चैट बॉक्स में लिख दीजिए छह अक्षर। ठीक है, अक्षर बताया हूं। तो अब देखिए मुहर के बारे में कहा गया कि जो मुहर एक प्रकार से मिला है उस पे तो अक्षर तो होते ही थे, वर्ड्स जो है, वर्ड्स होते थे, लेकिन वर्ड्स आज तक पढ़ा नहीं गया है। कौन सी भाषा वो लिखे हैं आज तक हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट जो है
वो इतना परेशान है, जैसे परेशान आत्माएं होती है वैसे बहुत परेशान है कि शायद उस वर्ड्स का कुछ मीनिंग्स मिल जाए। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, तो कई सालों से वो प्रोफेसर इसी बात को मुहर पे जो वर्ड्स लिखी है उसको पढ़ने के लिए कई बार वो दावा कर चुके हैं कि हो चुका है, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है। और कई लोग लगे हुए हैं इस पे कि शायद वो मुहर पढ़ ली जाए, लेकिन अभी तक वो पढ़ा नहीं गया है। 12 प्रकार की मुहर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी। ठीक है, तो वर्ड्स के बारे में कहा जाता है कि जो मुहरें मिली है उस पे कुछ वर्ड्स लिखा हुआ है, और वर्ड्स के साथ साथ कही जाती है कि जो आप देखिएगा तो इसमें वर्ड्स के साथ साथ कहा गया है कि एक सिंगी जानवर, वर्ड्स के साथ एक सिंगी, एक सिंगी, एक सिंगी जानवर, एक सिंगी जानवर, भैंसा। उस समय दिखाया तो था आप लोग को, वो नहीं दिखाया था कि एक तरफ भैंसा है और टाइगर है। फारस प्रकार की मुद्रा जिसमें दो मुंह। हाँ, दो मुंह राक्षस फारस प्रकार की, तो फारस प्रकार की मुहर तो अलग हो गई। तो उसमें कहीं ना कहीं वो तो मिला ही है। उसमें एक एक जो पशुपति शिव का जो दिखाया था आपको, तो पशुपति शिव का जो मुहर दिखा वो भी मुहर ही था ना। तो पशुपति शिव का एक प्रकार से वो पशुपति शिव बने हुए थे, उसके बगल में बाघ था, हाथी था, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो है वो भैंसा था, और एक और कुछ था। तो कहीं ना, और फिर नीचे में हिरन भी था। तो यही देखने को मिलता है कि जो पूरी मुहर मिली है लगभग 200 मुहरें, उस पे ज्यादातर में वर्ड्स, वर्ड्स के साथ एक सिंगी जानवर, भैंसा, और भैंसा के साथ साथ आपको कहा गया बाघ, बकरी, बाघ, बकरी, और हाथी। बाघ, बकरी और हाथी। हाथी का अंकन मिला है, अंकन मिलता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने जो मुहरे बनाए हैं। हाँ, व्याघ्र, हाँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। व्याघ्र, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि लगभग 200 मोहरे जो मिली हैं उस पे ज्यादातर कुछ वर्ड्स भी लिखा हुआ मिला है। एक सिंगी जानवर, उसमें भी आपको हिरण वगैरह और 12 सिंघा वगैरह का भी प्रमाण मिला है। भैंसा, बाघ, बकरी, हाथी का अंकन, हाथी भी जो है एक प्रकार से मिला है। तो ये ज्यादातर जो मुहरें बनाई गई है, उन मुहरों का आप इस्तेमाल देखिएगा तो वो भी कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता की व्यापारिक दृष्टिकोण को ही बताता है। किस लिए? तो व्यापारिक दृष्टिकोण को कैसे बताता है? तो कहीं ना कहीं मुहरों का प्रयोग जो हुआ है ज्यादातर, तो यहाँ से जो ये हड़प्पा सभ्यता था, तो हड़प्पा सभ्यता से जो है आपका मिस्र में और मेसोपोटामिया कहा गया कि जो माल भेजा जाता था तो उस पे मोहरे क्या किया जाता था, मुहर लगा दिया जाता। और कई बार मिट्टी की भी मोहरें होती थी, सिलखड़ी की भी मोहरें हुई हैं। तो सिलखड़ी वगैरह का ज्यादा मिला। ठीक है। सिलखड़ी एक पत्थर, मुलायम पत्थर होता था, तो उसकी जो है वो मिला है। और उस पे छाप लगा दिया जाता था। तो अगर बोरा है, एक बोरा है, उसमें सामान भेजा गया, तो उसको सील कर दिया जाता था, और सील करके उसमें मुहर लगा दिया जाता था। और वो मुहर जो है इस बात को पहचान के रूप में बताता था कि अगर मुहर टूटा हुआ नहीं है तो मतलब कि सामान से छेड़छाड़ नहीं हुआ है, और ये ओरिजिनल जैसे भेजा गया था यहाँ से, हड़प्पा से, तो वो पूरा पूरी ओरिजिनल माल है। ठीक है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। लेकिन सील टूटा हुआ होता था
तो मुहर जैसे टूटा हुआ मिलता था तो इससे पता चल जाता था कि कहीं ना कहीं इस वस्तु से छेड़छाड़ की गई है। ठीक है, तो ये मोहरे भी कहीं ना कहीं व्यापार को ही एक प्रकार से दर्शाता है। तो व्यापारिक दृष्टिकोण को भी और आपका कला को भी कहीं ना कहीं दर्शाता है। तो वर्ड्स के साथ साथ एक सिंगे जानवर, भैंसा, बकरी, हाथी वगैरह का अंकन जो है वो मिलता है। आज तक मोहरे, हड़प्पा सभ्यता के मोहरे लिखी हुई तो है, लेकिन आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसी के वजह से हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत कुछ जो है, जैसे धर्म है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बारे में, जैसे मृण मूर्तियां, अभी आगे पढ़ाऊंगा मृण मूर्तियां के बारे में, तो मृण मूर्तियां वगैरह मिली है, लेकिन वो एक कहीं ना कहीं आस्था का जो कहा जाता है कि जो धर्म व्यवस्था, तो धर्म व्यवस्था का एक रूप ही दिखाता है। धर्म किस प्रकार का संचालित होता था, कैसे संचालित होता था, जब तक कोई टेक्स्ट नहीं मिलता या इनके वर्ड्स को नहीं पढ़ा जाता, तब तक क्लियरली पता भी नहीं चल पाता है। ठीक है, हालांकि मृण मूर्तियां वगैरह मिली है, टेरिकोटा या फिगरीन के बारे में कहा जाता है, तो ये थोड़ा सा लिख लीजिए। मुहर हो गया। मृण मूर्तिकाएं, टेराकोटा टेराकोटा या फिगरीन, फिगरीन, टेराकोटा फिगरीन, फिगरीन, टेराकोटा फिगरीन के बारे में कहा। ठीक है, अब ये आप देखिएगा तो ये जो कहा जाता है सिंध वगैरह का इलाका है, तो सिंध में कहा गया कि सिंध में पक्की मिट्टी का पक्की मिट्टी का सबसे अधिक टेराकोटा मिला है। मिट्टी का सबसे अधिक मृण मूर्तियां मिली है। मृण मूर्तियां मिली, ठीक है। तो सिंध में ये कहा जाता है कि सिंध में सबसे ज्यादा मृण मूर्तियां अगर मिली है तो वो है आपका पक्की मिट्टी का, तो ये टेराकोटा कहलाया। टेराकोटा, टेराकोटा, ठीक है। अभी इसका जो है कई बार कहा जाता है कि इसका यूज, टेराकोटा का यूज किस लिए, तो कई बार कहा जाता है कि खिलौने के रूप में टेराकोटा को कहीं ना कहीं ज्यादातर यूज किया गया है। हालांकि कहीं ना कहीं कुछ जो धर्म व्यवस्था जो कही जाती है, जैसे मूर्तियां वगैरह, तो वो मूर्तियां वगैरह पूजा वगैरह करने के लिए वो भी कहीं ना कहीं ये आपको मिलता है कि पक्की मिट्टी का जो है वो टेराकोटा बनाया गया है। वो आपको कहीं ना कहीं आपका सिंधु घाटी सभ्यता में पूरा मिला है। ठीक है, इसमें भी आपको कहा जाता है कि टेराकोटा में भी जो है वो जेंडर का कहा जाता है कि पुरुष और महिलाओं, पुरुष और महिलाएं, पुरुष और महिलाओं की जो है अलग अलग जो है वो टेरिकोटा मिली है। टेराकोटा मिली है पुरुष और महिलाएं की टेराकोटा मिला।
ठीक है। अब इसमें कहा जाता है कि ज्यादातर जो है उसमें भी आपको कुछ जानवर का प्रतीक बना दिया, जैसे घोड़ा, हाथी बना दिया गया, शेर बना दिया गया। चूंकि घोड़ा कॉमन था नहीं, तो घोड़ा कॉमन था नहीं तो इस वजह से घोड़े वगैरह का नहीं मिला है। गाय के बारे में भी कहा गया कि टेराकोटा तो बहुत सारी मिलती है, मतलब जो खिलौने के रूप में इस्तेमाल होता था, तो बाघ का मिला है, हाथी का मिला है, पुरुष और महिलाएं की मिली है। लेकिन गाय का जो एक शेप होता है और गाय का टेरिकोटा बनाना, वो हमें नहीं मिला है। ठीक है। साथ में आपको घोड़े का भी टेरिकोटा नहीं, कि घोड़ा कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता में सामान्य रूप में प्रचलन में नहीं था। आपको कहीं ना कहीं सुरकोटरा से मिला है आपको घोड़े का एक प्रमाण, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपवाद के रूप में मिला है। तो जो मृण मूर्तियां या टेरिकोटा या फिगरीन बनाई जाती थी, तो फिगरीन में ये कहा गया है कि ज्यादातर जो है वो सिंध के इलाका में पक्की मिट्टी का सबसे अधिक मृण मूर्तियां मिली है। उसमें भी जो है ज्यादातर वो खिलौने के रूप में, और खिलौने के साथ साथ कहा जाता है कि धार्मिक व्यवस्था जैसे पूजा वगैरह हो, तो उसके लिए भी कुछ मृण मूर्तियां जो है पक्की मिट्टी का बना करके वो रखते थे। तो वो भी कहीं ना कहीं मिला है। उसके साथ साथ पुरुष और महिलाओं की जो है वो बहुत सारी मृण मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, अच्छी बात है, सलाह देने अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी सी व्यवस्था है। आप लोग सोच के देखिए, आप लोग को कितनी कीमत पे पढ़ाई जा रही है। तो अगर हम लोग को लगाना हो तो लगाने का तो लगवा ले, लेकिन बहुत सारी व्यवस्था है ना, देखना पड़ता है ना। ठीक है, वो उस पे जो है वो थोड़ा खटखट करना, कभी कभी इस पे तो खटखट आराम से हो जाता है, लेकिन उस पे कभी किए तो वो भी पूरा जाएगा। तो उसके लिए कहीं ना कहीं आप लोग पे बड़े नहीं डालना चाह रहे हैं कि आप लोग से कोई एक्स्ट्रा पैसा लेकर के हम लोग बोर्ड वगैरह लगाए। ठीक है। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, अभी इसके पहले क्लास चल रही थी तो बहुत अच्छी क्लास चल रही थी, इससे ऐसे डाउनवर्ड हिल हुल नहीं रहा था। अब पता नहीं अभी बीच में कुछ हुआ है, उसी की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन हमें लगता है कि कल से वो भी ठीक हो जाएगा आपका। तो अब चलिए, अब इतना था, ये टेरिकोटा के बारे में पढ़ लिया। अब धातु मूर्तियां थोड़ी सी है, तो धातु मूर्तियां के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद टाइम है, अच्छा 8 बज गया, 8 बज गया, तो अब तो मुश्किल है। तो धातु की मूर्तियां जो मिली है बस वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, धातु मूर्तियां। धातु मूर्तियां, ठीक है। तो धातु मूर्तियां में कही जाती है कि धातु मूर्तियां में अगर देखा जाए तो मोहनजोदड़ो से। अब आप लोग में से कोई बताइए कि मोहनजोदड़ो से कौन सी धातु की मूर्ति मिली है। पढ़ा चुका हूं। हाँ कोई बात नहीं, बस 2 मिनट और है, 2 मिनट बस पढ़ लीजिए, उसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा। मोहनजोदड़ो से मतलब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाया था आप लोग को, बताइए आप लोग। आपको फिगर भी दिखाया था ना, नर्तकी की जो मूर्ति है, बताया था नर्तकी के बारे में, कांसे की नर्तकी, कांसे की, जिसमें ये आपको दिखाया था कि एक, हाँ नर्तकी कांसे की, तो ये कहीं ना कहीं हमें मोहनजोदड़ो से मिला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये ज्यादातर आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो बाएं हाथ ऐसे की हुई है और पूरी की पूरी कही जाती है कि उसमें चूड़ी वगैरह पहन रखी। हाँ, तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है धातु मूर्ति में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो बस आज यहीं तक रखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कल पढ़ेंगे। तो कल थोड़ा सा आपका लास्ट है, प्रजाति वगैरह पशुपालन हड़प्पा सभ्यता के शासन विधि के बारे में, और समाज, और कहा जाता है कि इसका इकोनॉमिकल व्यवस्था क्या था। इकोनॉमिकल, कृषि, पशुपालन वगैरह थोड़ा सा है बचा हुआ।
इसके बाद व्यापार के साथ साथ इकोनॉमिकल में व्यापार को तो पढ़ेंगे ही, व्यापार के साथ साथ कहीं ना कहीं इसका डिक्लाइन होगा। तो कुछ व्यवस्था है जैसे इकोनॉमिकली के इकोनॉमिक इसका और सोशल वगैरह थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में इकोनॉमिक्स से पूछ चुके, व्यापारिक वर्ग ज्यादातर थे, तो इसके वजह से इकोनॉमिकली वगैरह और जो कृषि वगैरह है उससे थोड़ा सा पूछा जाता है, तो वो हम लोग देख लेंगे। उसके बाद इसका जो डिक्लाइन है कि कैसे हड़प्पा सभ्यता का पूरा विकास हम लोगों ने देखा, नगर प्रणाली वगैरह, उसके बाद उसका डिक्लाइन कैसे होता है वो डिक्लाइन देख लेंगे। हाँ, कल तक हो सकता है कि आप लोग को नोट्स मिल जाए। व्यवस्था तो आज ही था लेकिन आज भी नहीं हो पाया, तो कल तक हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है, पूरा संभावना है, पॉसिबिलिटी नहीं पूरी संभावना है कि कल तक आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, कल तक पूरी हम लोग कोशिश करेंगे कि कल तक पूरी आपको नोट्स मिल जाए। थोड़ी सी नोट्स के बारे में दिक्कत हो रही है, इसके पहले 2 यूनिट था तो कभी दिक्कत नहीं हुआ था आप लोग को। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक फिनिश करें, कल फिर मिलेंगे, कल फिर क्लास करेंगे। ठीक है, तो 8 से ज्यादा हो रहा है तो अब हम लोग क्लास फिनिश कर रहे हैं, अब कल मिलेंगे। कुछ पूछना है, कुछ बोलना है आप लोग को? नहीं? ठीक है, तो फिर हम लोग क्लास फिनिश कर रहे हैं, अब कल हम लोग मिलेंगे।